हेलो क्लास 10th एनआईएस स्टूडेंट्स। दोस्तों कैसे हैं आप लोग। दोस्तों इससे पहले मैंने आप लोगों को इसी चैप्टर की 2 वीडियो ऑलरेडी डाल दी थी। अगर आपने नहीं देखी है प्रीवियस वीडियो तो जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको कहा है कि पेड कोर्सेज ज्वाइन करना है तो आप हमारे नीचे दिए हुए नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको उसमें बता दूँगा। बाकी आपको मैंने फिर से कहा है कि जो प्रीवियस वीडियो करा रखी है जिसके अंदर मैंने टॉप 5 क्वेश्चंस कराए थे, बहुत सारे क्वेश्चंस कराए थे, उसमें आपका फ़ायदा बहुत ज़्यादा होने वाला है क्योंकि पेपर में उसी से मिलता जुलता आने वाला है, ठीक है। और ऑन डिमांड वाले तो खास ध्यान दें उन क्वेश्चंस पे, और बाकी पब्लिक एग्ज़ाम वालों के लिए मैं ये क्वेश्चन के साथ साथ ये प्रॉपर वीडियो लेकर आ रहा हूँ जिसमें मैं चैप्टर्स भी सॉल्व करा रहा हूँ। इन चैप्टर को सॉल्व करने का फ़ायदा ये होगा आप लोगों का कि आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा, क्योंकि सारा का सारा पेपर कहाँ से बनता है, किताब से। और लास्ट टाइम आप किताब पढ़ के नहीं गए हैं तो इस बार किताब आप पढ़ लीजिए, इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलने वाला, ठीक है। तो अभी हम बात कर रहे थे कि ब्रिटिश भारत क्यों आए थे और अंग्रेज़ी देसी रियासतों को कैसे उन्होंने अधिग्रहण किया था और किस तरीके से बंगाल है ना, बंगाल को अपने अंडर में किया था, किस तरीके से सतारा, मराठा और न जाने कितने राज्यों के बारे में हमने लास्ट वीडियो में देखा था, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि सिखों के साथ लड़ाई, उसके बाद मैंने आपको बताया था कि सिखों के अलावा जो लड़ाई हुई थी उनके प्रथम अंग्ल मैसूर युद्ध, जिसके अंदर मैंने बताया था मैसूर के साथ लड़ाई हुई थी। और अब हम बताने जा रहे हैं आर्थिक प्रभाव क्या रहे हैं इतिहास में ब्रिटिश वालों के, ठीक है। देखिए औद्योगिक क्रांति के लिए वो लोग आए थे, इसमें तो कोई औद्योगिक क्रांति के लिए वो आए थे, ठीक है, इसमें कोई दोहराए नहीं है, ठीक है। पहले उन्होंने पर्सिया, अफ्रीका, अमेरिका के देशों को अपनी पूरी तरह से पूंजी इकट्ठा करने में उन्होंने मदद ली। उसके बाद उन्होंने धन का उपयोग अलग अलग उद्योगों में लगाने के लिए काम किया और सबसे ज़्यादा व्यापार तो उन्होंने व्यापार भारत के अंदर ही देखने को मिलता है हमें, ठीक है। पहले वो क्या करते थे, मशीनों को अपनी बड़ी मात्रा में रखते थे अपने वहीं पे ब्रिटेन में, और औद्योगिक क्रांति के माध्यम में तो हम लोगों को पता है औद्योगिक क्रांति में इतनी ज़्यादा मशीनों का यूज़ किया गया इंग्लैंड में, और उसका तैयार माल जो था ना वो हमारे देश में आके लेकर, मतलब हमारे देश से कच्चा माल ले गए और ये हमारे देश में आके बेच दिया करते थे। इससे क्या होता था, इससे भारत के अंदर जो होता था कच्चे माल का आयात बहुत ज़्यादा होता था, ठीक है। और तेल भी बहुत ज़्यादा, मतलब ये मानो कि तैयार माल ना बहुत ज़्यादा हमारे देश में बेचा जाता था उनका, और यहाँ से कच्चा माल लेकर जाते थे, ठीक है। 1793 से 1813 के बीच में ना ब्रिटिश निर्माताओं ने कंपनी के विरुद्ध एक अभियान चलाया जिसमें उसका व्यापार को एक अधिकार समाप्त हो जाए, ठीक है। बहुत सारे लोगों ने बोला कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए कि देश के अंदर सिर्फ इंग्लैंड का ही एक अधिकार होना चाहिए। इससे क्या होता है, इससे बाकी जो कंपनीज है उसको तो प्रॉफिट ही नहीं मिलेगा, और इसी के कारण कहीं ना कहीं भारतीय व्यापार पूरी तरह से बर्बाद होने लगा। और अभी हम बात करते हैं भारतीय व्यापार के बारे में, किस तरीके से व्यापार पर प्रभाव डाला, ठीक है। देखिए सबसे बड़ा जो व्यापार था ना वो वस्त्र उद्योग का व्यापार था, ठीक है। और वस्त्र उद्योग ऐसा था कि यूरोप में एक बड़ा व्यापार जो था ना वो हथकरघा था। हथकरघा मतलब होता है कि भारतीय लोग पहले हाथों से व्यापार के लिए वो बनाया करते थे कपड़े, ठीक है। मगर अब वही कपड़ों की जो यूज़ था ना वो रेशम, कपास और लिनन और ऊनी माल, इन सब ने क्या कर दिया था, इन सब ने मशीनों से अच्छी तरीके से उत्पादन करना सीख लिया था। और इसी के कारण कहीं ना कहीं इंग्लैंड वालों ने हमारे भारत से इन सब का कच्चे माल के रूप में इंपोर्ट कराया। एशिया और अफ्रीका में बाज़ार था और वहाँ पे जाके उनको बना के बेचा, ठीक है। तो जो इंग्लैंड है ना उसका औद्योगिकरण जो था ना वो कहीं ना कहीं वस्त्र उद्योग में महत्वपूर्ण बन गया, और अब ब्रिटेन और भारत दोनों के बीच में कपड़ा व्यापार की दिशा में पलट गया। और भारतीय बाजार में अंग्रेजी कारखानों से मशीनों के बने पैमाने, ठीक है, यानी कि भारत के अंदर जो मशीनों से बन रहे थे ना, जो भी अंग्रेज़ों के कपड़े बन रहे थे मशीनों से, वो अब हमारे हाथ वाले जो उससे थे ना, हाथ वाले से जो उद्योग होते हैं उनसे ज़्यादा पैसा उसमें लगने लगा था, ठीक है। कुल मिला के आप ये मान लीजिए कि एक चीज़ को बनाने में हाथों से 1 महीने का वक्त लगता है, उसका 200 रुपये का कॉस्ट आता है, वहीं पे मशीन अब 5 रुपये में बना के दे रही थी और उतना उसको 1 घंटा लग रहा था। तो ज़्यादातर लोग किस पे फोकस करते थे, मशीनों की चीज़ों पे। तो कहीं ना कहीं इससे क्या होने लगा कि इंग्लैंड में मशीनों से निर्मित उत्पादों की ना बहुत बड़ी मात्रा में भारत के अंदर लेकर आ रहे थे, और इससे जो भारतीय लोगों का जो उद्योग था ना वो पूरी तरह से ख़राब होने लगा। क्या होने लगा, बर्बाद होने लगा। और अंग्रेज़ शुल्क भी नहीं देते थे क्योंकि अंग्रेज़ों के हाथ में अब पूरी सत्ता आने लगी थी, तो शुल्क भी कम देने लगे और हमारी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा शुल्क लगाने लगे, ठीक है। इससे क्या होता था कि सुरक्षात्मक टैरिफ भारतीयों पर वस्त्रों पर लगाने लगा, यानी कि बोलने लगे कि हम आप लोगों को सुरक्षा देंगे, जो भी समुद्र पर व्यापार करोगे उसके लिए, तो आपको उसके बदले हमें टैरिफ के रूप में देना पड़ेगा, ठीक है। इसके ही कारण कई बार हमने देखा कि कच्चे कपास और कपड़े बहुत बड़े मात्रा में इस पर
तो हमें देखने को मिलता है टैक्स लगता था, ठीक है। तो टैक्स बड़ी मात्रा में लगता था, ठीक है। और सबसे बड़ी बात थी कि भारत के अंदर कच्चा माल का आयातक बन चुका था भारत, ठीक है, समझ में आ गया। और इसके बाद हम देखते हैं कि बहुत सारे व्यापारी ऐसे थे जो बेरोज़गार हो गए। क्योंकि उनके पास अब हाथों से जो बनाने वाली चीज़ें थी वो अब रह नहीं गई। क्योंकि उसकी डिमांड कम हो गई, तो उन्होंने वो चीज़ें छोड़ दी और उन्हें मजबूरन फैक्ट्री में आकर मजदूरी करनी पड़ी, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये था इसके अंदर इस टॉपिक में, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। आगे है आजीविका पर दबाव बढ़ा। इससे हमारे जो हथकरघा उद्योग है उसको पूरी तरह से बंद कर दिया गया। क्योंकि उसकी अब कोई प्रतियोगिता ही नहीं रह गई। यानी कि अब वो किसके साथ कंपटीशन करेगा। कंपटीशन में खुद अंग्रेज़ बैठे हुए हैं, अंग्रेज़ों से क्या ही, है ना, अंग्रेज़ों से क्या कर सकते हैं। तो इसी से ड्यूटी सब निकल के आता है। जैसे ये ड्यूटी खरीदे या बेचे जाने वाले माल पर जो कर सरकार को अदा किया जाता है उसे ड्यूटी कहा जाता था। टैक्स जो तो होता है वो आय, संपत्ति और बिक्री पे लगाया जाता था। आयात कर या शुल्क अंकित होना, है ना, होता है ना, तो उसको बोलते हैं आयात या निर्यात लगाया जाता है, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये सब कुछ है, ये सारे पॉइंट आप पढ़ लेना, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। अंग्रेज़ों का जो मुख्य उद्देश्य था वो भारत को ब्रिटिश माल के उपभोक्ता के रूप में बदलना था। इसके परिणाम स्वरूप भारतीय कपड़ा, धातु का काम, कांच, कागज़ आदि उद्योग वस्त्र खत्म हो गया। 1813 तक भारतीय हस्तशिल्प ने अपने आप को विदेशी तथा घरेलू बाज़ारों में खो दिया। और मतलब ये मान लो 1813 होते होते भारतीय हस्तशिल्प जो थे ना, हाथों से बनाने वाली वस्तुएं जो कारीगर थे ना, उन्होंने अपना बाज़ार ही पूरी तरह से खो दिया और भारतीय माल ब्रिटिश कारखानों में निर्मित होने लगा। और अब इनका कोई प्रतिस्पर्धा नहीं रह गया, कंपटीशन नहीं रह गया। और जो मशीनों के द्वारा बनाया गया था, ठीक है, अब जो मशीनों के द्वारा बनाया गया उसका कहाँ कंपटीशन, ठीक है। और ब्रिटेन ने एक अधिकार करके युद्ध और औपनिवेशीकरण के माध्यम से बाज़ार पर अपना पूरा कब्जा कर लिया, ठीक है। बाज़ार पर क्या कर लिया, पूरी तरह से कब्जा कर लिया। और फिर उसके बाद हम भारतीय शासकों, व्यापारियों, जमींदारों, यहाँ तक कि आम लोगों को भी उन्हें ही चीज़ें देनी पड़ी और बदले में उनकी चीज़ें खरीदनी पड़ी। और इस तरीके से आर्थिक नीतियाँ ईस्ट इंडिया कंपनी के फेवर में चली गई। क्लियर, समझ में आ गया। इसी के बीच में अगला देखते हैं हम, बहरियार गरेरिया खानाबदोश की केस स्टडी। यहाँ पे देखिए 11 मार्च 2012 का एक अखबार है। एक अखबार के अंदर इसका नाम है देखिए संडे ट्रिब्यून स्पेक्ट्रम। इसके अंदर 75 परिवारों के समुदाय ने धन की कमी के कारण कंबल बुनना छोड़ दिया बिहार के अंदर, जो कि भेड़ के होता है ना, भेड़ के शरीर से, तो भेड़ के शरीर से ऊन निकाल के उन्हें कंबल बनाया करते थे। तो 75 परिवारों ने छोड़ दिया क्योंकि उसको कोई खरीद ही नहीं रहा था। तो एक बुनकर ने यह भी कहा कि हम बाज़ार में बेचे जा रहे कंबलों के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा पैसा कम लगता है और हमारे में बहुत ज़्यादा लगता है, मेहनत लगती है, ठीक है। और एक अन्य का कहना है कि हम गाँव में अपने उत्पादों को बेचने के लिए मजबूर है क्योंकि शहरी बाज़ार तक हम पहुँच नहीं सकते, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये एक केस स्टडी है, क्वेश्चन में पूछेगा किस तरीके से हमारा व्यापार ख़त्म हुआ, तो उसमें ये केस स्टडी आप बता दीजिएगा, ठीक है। अगला टॉपिक है भूमि राजस्व नीति और भूमि निपटान। देखिए भूमि राजस्व नीति जो था ना, वो सारे संसार में भूमि कर सभी सम्राटों के लिए होता था, ये हम सबको पता है। यानी कोई भी राजा होता था ना, वो भूमि कर तो जरूर लिया करता था। 18वीं शताब्दी में भारतीय लोगों पर व्यावसायिक कृषि होने लगी। यानी कि अब भारतीय लोग जो कृषि करते थे वो व्यावसायिक कृषि होती थी, यानी पैसों वाली कृषि होती थी। और इसी बीच में उन्होंने क्या कर दिया, ब्रिटिश लोगों ने भूमि राजस्व बढ़ा दिया। इसके कई कारण थे, क्योंकि ब्रिटिश वाले चाहते थे कि व्यापार में भारतीय लोगों को व्यापार में दिक्कतें आएँ, ठीक है। और इसलिए उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे वह भारत के विशाल क्षेत्रों को जीतना चाहते थे, इसलिए उन्हें धन की ज़रूरत पड़ती थी। और धन कहाँ से आएगा, धन आएगा व्यवसाय कृषि से पैसे लेकर या भूमि से कर लेकर, ठीक है। तो उनकी नई नीति आई, युद्ध अभियान आए, ठीक है। पर उनके बहुत तरीके थे धन निकलवाने के, ठीक है। प्रत्यक्ष भी थे, अप्रत्यक्ष तरीकों से राजस्व इकट्ठा करते थे, ठीक है। और दैनिक ज़रूरतों को पूरा भी नहीं कर सकते थे और फिर भी वो ज़मीन मालिकों को उनसे लगान आधिकारिक रूप में लगान लेना पड़ता था। आपने फिल्म भी देखी होगी लगान, तो लगान हर व्यक्ति को देना पड़ता था, भले उन्हें अंग्रेज़ से काम है या नहीं है। मगर अंग्रेज़ के स्थानीय प्रशासन है ना, इसीलिए उन्हें गरीबों को राहत देने के लिए उन्होंने थोड़ा बहुत न्याय दे दिया था अंग्रेज़ों ने कि थोड़ा बहुत तुम संभाल सकते हो, मगर स्थानीय प्रशासन अभी भी अंग्रेज़ों के हाथ में था, ठीक है। इसी बीच में हम देखते हैं कि लॉर्ड कॉर्नवालिस जो थे 1793 में बंगाल और बिहार के अंदर स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत करते हैं। इसमें जमींदारी को सरकारी खजाने में पैसे की एक निश्चित राशि देनी पड़ती थी, बदले में भूमि के वंशानुगत मालिक के रूप में पहचाने जाते थे। यानी कि देखो मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, देखिए कॉर्नवालिस जो थे ना, उन्होंने स्थायी बंदोबस्त इसीलिए शुरू किया क्योंकि क्या हो गया कि उन्होंने बोला ठीक है तुम जमींदार हो ना,
हाँ, तुम माई बाप को गरीब हो गए तो तुम माई बाप बन के रहो, मगर हमको क्या कर दो, हमको 100 रुपये किसानों से अगर तुम वसूलते हो तो 70 हमें दे दो, 30 खुद ले लो, ठीक है। और इस तरीके से स्थायी बंदोबस्त कर दिया और एक समय दे दिया कि भाई इस समय पे आपको देना ही पड़ेगा, नहीं दोगे तो आपकी ज़मींदारी नीलाम कर देंगे। तो इसी तरह से कई सारी नीलामी हुई थी। बर्धमान बंगाल के अंदर है, वहाँ के राजा, वहाँ के जो ज़मींदार थे, उनकी पूरी की पूरी संपत्ति नीलाम कर दी थी स्थायी बंदोबस्त के तहत। क्लियर, समझ में आ गया। फिर 1822 के अंदर महलवाड़ी आती है। महलवाड़ी में भी सेम है, ठीक है। महलवाड़ी जो शुरू होती है वो आपको पंजाब, गंगा घाटी, मध्य भारत के अंदर महलवाड़ी सिस्टम देखने को मिलता है, ठीक है। इसमें भी यही है कि अगर आपने संपत्ति नहीं दी तो मतलब अगर आपने वो टैक्स नहीं दिया तो आपके महल या फिर आपकी संपत्ति को जब्त कर लिया जाएगा। और गाँव के एक समूह के बराबर एक गाँव हुआ करता था, यानी कि जो जमींदार होता था ना वो कम से कम 200-250 गाँव संभालता था, और अगर उससे राजस्व पूरी तरह से नहीं मिलता था तो उसकी संपत्ति ख़त्म कर दी जाती थी। और सेम इसी तरह से उन्होंने रैयतवाड़ी बंदोबस्त शुरू की थी, जो कि बम्बई और मद्रास में थी। ये तीनों की तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ लीजिएगा। महलवाड़ी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी और स्थायी बंदोबस्त, तीनों के तीनों किसान से पैसे निकलवाने का एक तरीका था। और इसमें ज़मीन के जो मालिक होते थे ना, है ना, ज़मीन के जो मालिक ज़मींदार वगैरह होते थे, उनकी संपत्ति को जब्त कर लिया करते थे। यही उनका तरीका था, इसके अलावा कोई तरीका नहीं था। और इसमें ना जाने कितने सारे लोग, कितने ही ज़मींदार, राजा, सब बर्बाद हो गए, ठीक है। सब के सब बर्बाद हो गए क्योंकि उनके पास सही समय पे पैसा आ नहीं पाता था। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक किसान है, उसकी बेटी की शादी होनी है, उसने पैसे नहीं दिए इस साल, तो वो पैसा किसके हाथ में जाएगा? ज़मींदारों के पास से देना पड़ेगा अंग्रेज़ों को, ठीक है। किसी का यहाँ सूखा पड़ गया, किसी के यहाँ अकाल पड़ गया, अंग्रेज़ों को बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता था इस चीज़ों से। और इसीलिए अंग्रेज़ों ने इसमें कई सारे ज़मींदारियों की क्या करते थे, ज़मींदारी छीन लिया करते थे, ठीक है। तो अगली क्लास है उसमें हम कृषि का व्यवसायीकरण पढ़ेंगे। आज का लेक्चर बस यहीं तक, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू और धन्यवाद।